नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बिग ब्रेकिंग के साथ। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च में होंगी। परीक्षा की घंटी बज गई। तो घंटी बज चुकी है। 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से, 10वीं के एग्जाम्स होंगे 3 मार्च से। शिक्षा विभाग ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। साल भर की मेहनत और अब इम्तिहान की घड़ी। 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च, 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू। टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। माफिया राज के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें माफिया पर कार्रवाई की रणनीति तय की गई। इस बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसआईटी, इसके अलावा आईजी और कमिश्नर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, कलेक्टर इंदौर, कमिश्नर इंदौर नगर निगम, ये तमाम जो लोग हैं वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बड़े शहरों के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, इन सभी को बुलाया। माफिया से जुड़ी जानकारी पूछी। माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। सीएम का यह भी कहना है कि पुलिस को दिया गया है फ्री हैंड, ना वो दाएं देखे ना बाएं देखे, सीधे कार्रवाई करें। इस बैठक की जानकारी देते हुए मीडिया सेल की प्रभारी शोभा ओझा ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी बड़ा आरोप लगाया है। चाहता हूं कि मध्य प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश रहे और इसमें मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि खास करके जो हमारे बड़े शहर हैं, ये बड़े शहरों में जो भी माफिया को कंट्रोल करने के लिए, जो उनको कंटेन करने के लिए जो कार्रवाई करनी है ये करें। इस पर कड़ी कार्रवाई करें। पूरी नज़र रखी जाएगी कि समाज, हमारे जो समाज है आज इस माफिया से दुखी है। बहुतों ने मुझे इसकी सूचना विभिन्न शहरों से दी है और यही हमारा लक्ष्य है कि पुलिस को फ्री हैंड है। बिल्कुल, पुलिस पास फ्री हैंड है। मैंने कहा इसमें आप दाएं नहीं देखिए, बाएं नहीं देखिए। आप आज मुख्यमंत्री जी ने वल्लभ भवन में आला अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। उसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश जो कि 15 साल में बीजेपी के शासन में माफिया राज बन गया है, हर तरह का माफिया यहाँ फलता फूलता रहा। राजनीतिक संरक्षण भी था पिछली सरकार का, साथ ही अधिकारियों का भी मेलजोल था। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी तरह के माफिया को माफ़ नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी माफियाओं के खिलाफ। और मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में माफियाओं के लिए एक अलग विंग बनाया जाएगा, साथ ही नया कानून बनाया जाएगा जिससे कि सख्ती से इनसे निपटा जाए। और चाहे कोई भी रकूबदार इन माफिया के साथ खड़ा हो, चाहे वो राजनीतिक हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या कोई प्रशासनिक व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह माना जाएगा कि वो माफिया का एक अंग है और सब पे कड़ी कार्रवाई, irrespective of who is behind that mafia. And when Mr. Kailash Vijayvargiya says he stands in connivance with Mr. Jeetu Soni, who was such a big mafia in Indore, which is not hidden. He is exposed. Everyone knows what type of a mafia he used to run, and everyone knows what relation Mr. Kailash Vijayvargiya shares with Jeetu, and his statement exposes himself. इधर आईटी एक्ट फर्जीवाड़े में गिरफ्तार जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी की रिमांड बढ़ गई है। जिला कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर उसे भेजा है। एमआईजी पुलिस अब अमित से पूछताछ करेगी। इधर जीतू सोनी अब तक फरार है। तो अमित सोनी की रिमांड बढ़ा दी गई है और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश, इस पे लगा है अभी क्वेश्चन मार्क। हटेगा नहीं हटेगा, शरद के पास आपको लिए चलते हैं। भोपाल से सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जो अमित सोनी है उसकी रिमांड भी बढ़ी है, पर सवाल ये नहीं, माफिया मुक्त मध्य प्रदेश ये सुनने में जितना सहज है, बनाने में उतना ही कठिन, स्वर्णिम मध्य प्रदेश से ज्यादा कठिन। शरद, बिल्कुल आपने सही कहा, यह काम मुश्किल है, लेकिन अगर
सरकार इस बात को लेकर इच्छा शक्ति दिखा रही है और सीएम ने इस ओर एक कड़ा कदम उठाया है तो फिर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि माफिया मुक्त जो मध्य प्रदेश है जैसा कि सरकार कह रही है वो हकीकत भी साबित हो। देखिए, इंदौर में जिस तरीके से ये जीतू सोनी का जो मामला है वो सामने आया था और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि कि ये जो कार्रवाई है वो एक उसकी जो टाइमिंग है वो दरअसल ठीक है या नहीं है। लेकिन जब पूरा प्लान सामने आया सरकार का तो उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि सरकार का मकसद किसी विशेष व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करना नहीं है जो जिसके तार या जो किसी दूसरे केस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि लगातार किस तरीके की कार्रवाइयां ग्वालियर में देखने को मिली हैं, भोपाल में भी हमने देखा पत्रकार भवन यहाँ का गिरा दिया गया, इंदौर में तो जो कार्रवाई हुई वो हुई ही। तो इसी को लेकर अब सरकार और सीएम कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। आज उच्च स्तरीय ये बैठक हुई जिसमें सीएम कमलनाथ के अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मौजूद थे, होम मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, साथ ही साथ डीजीपी, एडीजी समेत तमाम जो कमिश्नर्स हैं संभागों के उनको भी और आईजी को भी बुलाया गया था। विशेष रूप से इंदौर के जो कलेक्टर हैं और इंदौर के नगर निगम कमिश्नर उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था और इस बैठक में सीएम कमलनाथ ने पूरी जानकारी माफिया राज को लेकर ली है, जो सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल के बारे में भी डिटेल ली और उसके बाद जो बयान निकल के सामने आया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस को पूरी तरीके से फ्री हैंड है, ना वो दाएं देखें ना बाएं देखें, अगर कोई माफिया है तो फिर उसके खिलाफ में एक्शन लें। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की ये जो कोशिशें हैं और जिस तरीके से सीएम एक्शन में दिख रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तो इसका कुछ असर होगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर बयानबाजी के दौर चल रहे हैं। शोभा ओझा ने आज कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार किया, 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय कुछ और बात कह रहे थे, लेकिन यही वो नेता है बीजेपी और कांग्रेस के जो जब सीएम ने बड़ी कार्रवाई को लेकर एक्शन लिया उससे 3 से 4 दिन तक चुप्पी साधे हुए थे। बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता थे, घड़ी घड़ी ट्वीट करने वाले बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर खामोश थे। तो अब जबकि ये स्टैंड क्लियर हो गया है सरकार का और सीएम की ओर से कि माफिया राज नहीं चलेगा, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है खुद कांग्रेस की और रिएक्शन भी आ रहे हैं बीजेपी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये अगर वाकई इस इनिशिएटिव को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो वो क्वेश्चन मार्क हटेगा कभी कभी, लेकिन फर्जीवाड़ा बड़ी फजीहत करवा देता है। बीजेपी की हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी पर गंभीर आरोप है, फर्जीवाड़े के आरोप हैं और यह आरोप नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व सीएम शिवराज पर अप्रत्यक्ष तौर पर लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हाँ जो नहीं है तो चलो तो वहाँ विकलांग को हम करवा रहे हैं। विकलांग को क्या गलो आ गए थे और हम नहीं जानते के होते बैठा के माला डाल रही हमारे ऊपर। किसानों का खुद को हमदर्द साबित करने में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवराज बढ़े हुए बिजली के बिल और बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे के लिए भी आंदोलन करते रहे। लेकिन क्या ये सिर्फ सियासत थी, कोरी सियासत, और इस सियासत के लिए किया गया फर्जीवाड़ा, जनता से फर्जीवाड़ा? पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें सागर की हैं। तस्वीरों में आप नेता प्रतिपक्ष को देख सकते हैं। मंच पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है और बुजुर्ग के बगल में बैठे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरे बीजेपी नेता। बुजुर्ग महिला के गले में बिजली बिल की माला पहनाई गई है। मंच पर लगे बैनर से आप समझ सकते हैं कि ये बीजेपी का आंदोलन है, जंगी आंदोलन। किसानों को लेकर, बढ़े बिजली बिल को लेकर। महिला को मंच से पीड़ित बताया गया। इस बिल को दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। लेकिन अब इस महिला की जुबानी जानिए कि इस बिल की सच्चाई क्या है। हाँ जो नहीं है तो चलो तो वहाँ विकलांग को हम करवा रहे हैं। विकलांग को क्या गलो आ गए थे फिर सो हम ये चले गए और हम नहीं जानते के होते बैठा के माला डाल रही हमारे ऊपर। गोपाल भर अरे भाई शिवराज सिंह मम्मा। हाँ, तो आपको बिजली के अपने बिल से कोई दिक्कत नहीं है? हमें नहीं है कोई दिक्कत। तो सुना आपने, महिला का कहना है कि बीजेपी के आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं। शिवराज सिंह चौहान के किसी कार्यक्रम में गड़बड़ झाले का ये पहला मामला नहीं। इससे पहले भी बिजली बिल जलाने के कार्यक्रम के दौरान सरकारी क्वार्टर का बिल जलाया गया था, पर दर्शाया ये गया कि बिल किसानों का है।
ऐसे में सवाल यह है कि किसानों के साथ बीजेपी की हमदर्दी क्या सिर्फ दिखावा है? जवाब तो बेहतर बीजेपी ही जानती होगी। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। इधर नागरिकता संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री आरिफ अकील, उन्होंने विवादित बयान भी दिया है। बीजेपी को लेकर आरिफ अकील ने विवादित टिप्पणी की। कोई बिल पास कर लो, कोई कानून बना लो, सभी के बुजुर्गों का खून शामिल है इससे बनाने में। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उनके बाप भी हमारे बाल बाका नहीं कर सकता। हम यहाँ थे, यहाँ हैं और मरेंगे भी तो यही दफन होंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने यूरिया संकट हल करने को लेकर केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मदद मांगी है। सचिन यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है, राज्य में यूरिया का संकट नहीं होने देंगे। देश में यूरिया संकट को हल करने के लिए कृषि मंत्री सचिन यादव यहां केंद्रीय कृषि मंत्री सदानंद गौड़ा से मिले हैं। मुलाकात में क्या हुआ, क्या मध्य प्रदेश के किसानों को यूरिया मिलेगा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सचिन यादव हैं। सचिन जी, अभी आप सदानंद गौड़ा से मिल गए हैं, क्या आश्वासन दिया है? कब तक यूरिया के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी किसानों को? देखिए, कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की आदरणीय सदानंद गौड़ा जी से चर्चा हुई थी और आज मैं स्वयं जो है उनसे भेंट करने के लिए यहाँ पर दिल्ली आया। उनसे आज मुलाकात हुई है और उन्होंने पूर्ण रूप से जो है हमको आश्वस्त करा है, हमको भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश में जो है किसी प्रकार का जो है संकट जो है यूरिया को लेकर के नहीं होगा। जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी मांग है, उस मांग के अनुसार जो है आने वाले समय में पूरा यूरिया जो है हमको निरंतर रूप से जो है उपलब्ध करा दिया जाए। सर, वो तो केंद्र सरकार आपने आपको आश्वासन दिया, लेकिन स्थिति ये है, वस्तुतः स्थिति कि किसान केंद्रों पर यूरिया के लिए लाइन में खड़ा है। वो लाइन कब खत्म होगी, कब आप किसानों तक सीधा यूरिया पहुंचा पाएंगे? जो ब्लैक हो रहा है वो नहीं होगा। यूरिया कब मिलेगा? केंद्र की तरफ से कुछ आश्वासन मिला कि कितना कोटा कब तक मिल पाएगा? देखिए, हमने 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य को हमने हासिल किया है। और अब पत्र की बात करेंगे। सिंधिया ने एक बार फिर सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने मुरैना में बंद पड़ी शुगर मिल की मांग उठाते हुए कहा कि दोबारा इस मिल को शुरू किया जाए। मिल प्रबंधन के ऊपर 29 करोड़ रुपए बकाया है। शासन से ये राशि अनुदान के रूप में देने की मांग उन्होंने अपने पत्र में की है। उन्होंने ये भी लिखा है कि किसानों के लिए ये मिल जीवन रेखा की तरह थी। वचन पत्र के वादे को याद भी दिलाया। बीजेपी पर कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने दरअसल इसे घाटे में बताकर बंद कर दिया था इस मिल को। और मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले विधायकों के सवाल विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें ऑनलाइन और लिखित दोनों तरह की सुविधा विधायकों को मिलेगी। लेकिन आज के हाईटेक युग में बीजेपी के विधायक ऑनलाइन सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस के विधायक लिखित में जवाब दे रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस का अपना तर्क है कि वो दिखावे की राजनीति नहीं करती, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये तो उपलब्धि है। बीजेपी तो हर मामले में आगे है कांग्रेस से, सुशासन में, विकास में, विपक्ष के नाते सवाल पूछने में, जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में, जनता के बीच पकड़ बनाने में, पहुंच बनाने में। जब जनता से हम जुड़े हैं तो सवाल भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे, सीधे भी करेंगे, सड़क पर भी करेंगे और सदन में भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस को जैसा हम सब जानते हैं कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं और ढिंडोरा पीटना भूल जाते हैं अपने अच्छे काम का भी। वहीं बीजेपी झूठ, जैसा कि शिवराज सिंह जी का ये झूठ को प्रचार प्रसार करने में विश्वास रखती है। तो यही मैं समझती हूँ बेसिक फर्क है कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी के विधायक ऑनलाइन सवाल पूछ रहे हैं और लिखित में जवाब दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नहीं दिखावा इसमें नहीं है। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आगाज किया। 20 से ज्यादा राज्यों के जो खिलाड़ी हैं, भले ही वो अधिकारी कर्मचारी हों, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 दिसंबर को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से तकरीबन 800 तीर्थयात्री राजस्थान के अजमेर शरीफ जाएंगे। इस यात्रा के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अजमेर तीर्थ यात्रा भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से शुरू होगी, सीहोर उज्जैन होती हुई 30 दिसंबर को अजमेर शरीफ पहुंचेगी। इसमें भोपाल से 400, सीहोर से 200, उज्जैन से 200 तीर्थयात्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के 60 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग और आयकरदाता नहीं हैं, उन्हें प्रदेश के बाहर अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जा रही है। तो 20 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अलग अलग जगहों से ये 30 दिसंबर तक अजमेर शरीफ ये यात्रा है वो पहुंचेगी। भोपाल से 400, सीहोर से 200, उज्जैन से भी 200 तीर्थयात्री इसमें शामिल होंगे। हालांकि अभी तो चूंकि वक्त है, इस वजह से। और ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो मिल रही है राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई, और यह है शंकराचार्य का बयान। स्वरूपानंद सरस्वती हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सवाल खड़े किए उन्होंने। ये हम आगे आपको बताएंगे कि क्या ये पूरा बयान है। तमाम तरह की बातें दरअसल स्वरूपानंद साहब कहते रहते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में आंधी, तूफान और बारिश, और ये अचानक आया है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। बेमौसम बारिश के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें देख लीजिए, 5 तस्वीरें। 2 लोगों की मौत की बात भी निकलकर सामने आ रही है, और ये 5 तस्वीरें बारिश ने दिक्कत बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश ने सतना, सीहोर, छतरपुर, होशंगाबाद और भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। तो बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। किसानों की सबसे ज्यादा चिंता है, जो फसलें अभी लगी होंगी वो बहुत छोटी होंगी, और दिक्कत सिर्फ इस बारिश की नहीं है। कई जिलों से वो तस्वीर भी आई हैं कि ओले भी गिरे हैं बारिश के साथ। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवास के कन्नौद इलाके में आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। ऐसा लगा सड़क सफेद हो गई थोड़ी देर के लिए। हर तरफ ओले ही ओले नजर आ रहे थे। इधर रायसेन में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। रायसेन की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। देवास में मानो एक चादर सी बिछ गई ओले की, बर्फ की चादर, और रायसेन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर। बेमौसम बारिश के बाद ओले परेशानी बन गए। तो हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। हमने कल ही आपको बताया था कि बारिश हो सकती है। इस तरीके का एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है बारिश को लेकर, और अब बारिश तो हुई है, ये ओले भी गिरे हैं। 2 जगहों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और एक बार फिर बात करेंगे राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए बड़े बयान की, और यह बयान दिया है शंकराचार्य ने। स्वरूपानंद सरस्वती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा, मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन न्याय संगत नहीं। वो और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि वहीं पर मंदिर भी बनेगा, वहीं पर मस्जिद भी रहेगी, और तरह तरह की शंकाएं वो व्यक्त कर रहे हैं। तो स्वरूपानंद सरस्वती अक्सर इस तरीके के बयान वो देते रहते हैं। अब राम जन्मभूमि को लेकर उन्होंने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। पूर्ण समाधान नहीं, ये तो हमेशा के लिए शांति हो गई। और मुसलमानों के धर्म का निर्णय उन्हीं के शास्त्रों के अनुसार होगा। जो मुसलमान मिला जुला है वो कहाँ प्रमाण है, वो कहाँ झगड़ा करेगा। जो कट्टर मुसलमान है वही कहता है कि जहाँ मस्जिद बन गई वो हमेशा के लिए खुदा की हो गई। अब आप देख, शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।